कुछ हो नहीं है। वो देखिए अपराधी, बंदी बनाइए इसे। रुकिए। साईं, साईं मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने समस्याओं से, अपने दुखों से घबरा गई थी। मैं लालची बन गई थी। अंत में हमारी समस्याओं का हल इनकी मेहनत के फल के रूप में ही मिला। अब तो विश्वास हो गया ना कि ईमानदारी और मेहनत ये कभी बेकार नहीं जाती हैं। इसका फल अवश्य मिलता है हमें। आप ईमानदार हैं, मेहनती हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपने काम की, अपनी मेहनत की कद्र कीजिए, इसका मूल्य समझिए। अगर आप सबसे अच्छी लकड़ी लाते हैं तो उसका अच्छा मूल्य भी तो लीजिए, क्योंकि लोग आपका महत्व तभी समझेंगे जब आप खुद अपना महत्व समझेंगे, अपनी कद्र करेंगे। मैंने भी दत्ताराम जी की सच्चाई का, इनकी ईमानदारी का महत्व नहीं समझा। साईं, ये इनकी अच्छाई की शक्ति है कि जिस गुड़ और चने को मैंने मामूली समझा, बेकार समझ के इनको दिया, वो इनके पास जाकर सोने के बन गए। माफ कीजिएगा मुझे, इस बार मैं आपकी मदद के लिए सच में कुछ करना चाहता हूँ। ये लो भाग्यवान, इससे महीने भर का सामान और अपने लिए एक सुंदर सी साड़ी ले लेना। साईं, क्या मैं आपके लिए कुछ ला सकती हूँ? अगर लाना ही चाहती हैं तो थोड़ा सा गुड़ और चने ले आइएगा, क्योंकि आज के बाद गुड़ चने दरिद्रता के नहीं बल्कि सच्चे आशीर्वाद के प्रतीक होंगे। जी नमस्ते, मैं तात्या। सब्जियों का नमूना देखने के लिए शायद आप ही ने मुझे बुलाया है। हाँ, मैंने ही बुलाया था। वो खंडोवा के मंदिर में मैं भंडारा कर रहा हूँ। आसपास के गांव के लोग भी आएंगे, लगभग 200 लोगों के लिए भोजन पकेगा। क्या तुम इतनी सब्जियां पहुंचा पाओगे? और फिर मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी सब्जी कितनी ताजी है। जी, आप चाहें तो खुद जांच कर लीजिए। मंडी के सब्जी विक्रेताओं को सब्जियां मैं ही पहुंचाता रहा हूँ। मेरी सब्जियां हमेशा ताजी होती हैं और समय पर पहुंचती हैं। अरे काहे की ताजी सब्जी और काहे की समय पे आपूर्ति। आप अपने काम से काम रखिए। जैसे तेरा बाबा रखते हैं वैसे।
सेठ जी, इसकी मीठी मीठी बातों में ना आइए, ना इसकी भोली सूरत पे जाइए। अरे इसके बारे में पहले पता तो कर लीजिए। मैंने सुना है इससे पहले अंग्रेज छावनी में सब्जी का ठेका मिला था इसे, लेकिन उन्होंने कुछ ही दिनों में वो ठेका रद्द कर दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये गैर जिम्मेदार है। इसने बिना बताए वहां सब्जियां पहुंचाना बंद कर दिया। वो बेचारे वहां बैठे इंतजार करते रहे और ये जनाब यहां बैठे मजे करते रहे। कहीं ऐसा ना हो कि आपके भंडारे में सूखी पूरियां ही खिलानी पड़ जाए। क्या ये सच है तात्या? नहीं, असल में। अरे क्या असल नकल, सीधा सीधा जवाब दे बिटवा। क्या ये सही बात नहीं है कि अंग्रेजी छावनी में तुझे सब्जी आपूर्ति का ठेका मिला था? हाँ लेकिन। और क्या ये सही नहीं है कि उन्होंने उस ठेके से तुझे हटा दिया? हाँ लेकिन। बस, और क्या सुनना है आपको? अरे ये तो बहाने बनाएगा ही। अगर ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है ना, और ये अगर पेशेवर होता तो इतना बड़ा ठेका हाथ से ना जाने देता। तात्या, मैं तुम्हें काम देने के लिए तैयार था, ये सोचकर कि तुम पाटिल जी के बेटे हो। मैंने ये सोचा कि तुम अच्छे और सम्मानित परिवार से हो। तो क्या मतलब है आपने सोचा? आपके सोच का मोहर नहीं चाहिए हमें। हमारा परिवार सम्मानित था, सम्मानित है और सम्मानित रहेगा। तेरी बातों के अंदाजे से तो ऐसा नहीं लगता। चुप! मैं जानता हूं आप ये सब क्यों कर रहे हैं। ये तो मारपीट पे आ गया। क्यों चुप रहो? हाँ, क्या गलत कह रहा हूं मैं? अरे खुद तो काम करता नहीं और दूसरों को भी गुमराह कर रहा है। इसीलिए अप्पा पाटिल इस गांव के पाटिल नहीं रहे, और तेरा परिवार भी अब सम्मानित परिवार नहीं रह गया है। नहीं तात्या, खुद पे काबू करो, अपने गुस्से को काबू में रखो। तात्या, 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 क्या कर रहे हो तुम? फेंको इस पत्थर को, फेंको। नहीं, तात्या छोड़ उसे। मास्टर काका छोड़िए मुझे। नहीं तात्या, बस करो। भाई की बात याद करो, हिंसा समस्या है, समाधान नहीं। फेंको इस पत्थर को। छोड़िए मुझे काका। तात्या मत करो, छोड़। छोड़िए। अच्छा, क्या क्या तूने तूने पत्थर से? अरे मार डाला, अरे इस लड़के ने मुझे मार डाला। मार डाला रे। अरे सर फोड़ दिया मेरा। तात्या को उकसाने की, क्रोधित करने की आवश्यकता है हमें। उसे इतना क्रोधित किया जाए कि वो स्वयं पे नियंत्रण खो दे। और यदि एक बार उसका हाथ उठ गया तो मेरा काम हो गया समझो। हरिओम। लेकिन सरकार वो छुट्टा सांड हो गया है, उसके मुंह कौन लगेगा? मूर्खों, एक बार उसने तुम लोगों को क्या पीट दिया, तुम तो डरने लगे उससे। गधे कहीं के। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो चौधरी और शुक्ला है ना, वो तो पहले तिरमिला बैठे हैं। केवल एक इशारा करने की देरी है, बरस पड़ेंगे उस पे। उससे ना कहना, लेकिन मैं चाहता हूं कि तात्या उन दोनों की अच्छी तरह से धुलाई कर दे।
तात्या, तू आजकल अपने आप को समझता क्या है? यहाँ का दादा है तू? खून खराबे पे उतर रहा है, हाँ? याद रखना तात्या, तूने जो किया उसका दंड तुझे जरूर भुगतना पड़ेगा। तेरी ये गलती तुझ पे बहुत भारी पड़ जाएगी। देखो तात्या, बस एक शब्द नहीं बोलोगे तुम। शांत हो जाओ, चलो मेरे साथ, चलो। चलिए कुलकर्णी सरकार के पास इनका इलाज करवाते हैं, चलिए। क्या हो गया है तुम्हें आजकल तात्या? इतना गुस्सा क्यों? तुमने जो भी किया उसका परिणाम जानते हो क्या होगा? परिणाम की चिंता नहीं है मुझे काका। आई बाबा की भी चिंता नहीं है, उन्हें पता चलेगा तो। क्या हुआ मालसपति काका, आप तात्या को क्यों डांट रहे हैं? इसने काम ही ऐसा किया है। चलो। काका। शांत रहो तुम, कुछ नहीं बोलोगे। काका लेकिन। चुप रहो। क्या हुआ महारसापति जी? अंदर चलिए, अक्का आपको सब बताता हूँ। हाँ चलो आइए। मैंने दोनों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन तात्या ने शुक्ला जी को इतनी जोर से पत्थर मारा कि वो नीचे गिर पड़े और उनके सर से खून बहने लगा। पाजी, काका उस बदतमीज का खून जरूर बहा, लेकिन इसलिए नहीं कि मैंने उन्हें पत्थर से मारा। अप्पा जी, बाहर आइए। कुलकर्णी सरकार, अप्पा जी, आप पुलिस को लेकर यहाँ? उपद्रवी, असामाजिक और अराजक तत्वों के घर पुलिस ही आएगी ना पाटिल जी। वो देखिए अपराधी, बंदी बनाइए इसे। तात्या को गिरफ्तार कर रहे? क्या बात होगी? देखिए इसे, देखिए क्या किया है आपके सुपुत्र ने। मैंने प्राथमिक उपचार कर दिया है, लेकिन इतना ही कहना चाहता हूं कि घाव बड़े गहरे हैं, अमानवीय है। अमानवीय व्यवहार केवल हाथ से की गई हिंसा से नहीं होता। जिन शब्दों का इस्तेमाल इन्होंने किया है वो अपमानजनक थे। हरिओम हरिओम, केवल इसके बोलने पर ऐसा प्रहार? मैं मानता हूं मेरे तात्या से गलती हो गई है, लेकिन आप उसे माफ कर दीजिएगा। सच्चाई यह है कि तात्या ने यह जानबूझकर नहीं किया, उसे उकसाया गया था। प्रहार तो इन्होंने भी किया तात्या के ऊपर। हाथापाई हो गई, उसमें चोट आई है इनको। मैं बताता हूं, मैंने सब देखा, मैं था वहां। शुरू से ही समझ आ गया था कि यह लड़का शुक्ला जी को मारना चाहता था। आप तो इनके दोस्त हैं, आप तो इनकी तरफ से ही बोलेंगे ना। मैं इस बात का साक्षी हूं कि वहां पर जो भी कुछ हुआ और लोगों ने भी देखा,
किसी से भी पूछ लीजिए, वो यही कहेगा कि ये लड़के ने हाथ में पत्थर उठा लिया था। हत्यारा कहीं का। मुंह बंद रखिए, वरना मैं आपको। देख लिया? और क्या चाहिए आपको? प्रमाण? और चलो मान लेता हूं कि ये दोनों मित्र हैं, इन दोनों की साक्ष्य पक्षपात से भरपूर हो सकती है, लेकिन यहां एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी साक्ष्य पर किसी को भी कोई संदेह नहीं होगा, जो व्यक्ति कभी असत्य नहीं बोलता, और वो है खंडोबा मंदिर के पुजारी मालसापति जी। ये साक्षी है कि ये लड़का कैसे छोटे छोटे बातों पर उग्र हो जाता है। ये सत्य के अतिरिक्त कुछ नहीं कहेंगे। बोलिए मालसापति जी, बोलिए। क्या करूं? आपके अनुसार जो सत्य है वही कहिए। मैंने मंदिर से देखा कि इन दोनों के बीच कुछ बहस हो रही थी। किन दोनों में? तात्या और शुक्ला जी में। कैसी बहस? वो मैंने नहीं सुना, लेकिन जब मैंने देखा तो तात्या के हाथ में पत्थर था शुक्ला जी को मारने के लिए। काका, लेकिन ये सच रुक नहीं। जाओ तात्या, मालसापति जी को अपनी बात पूरी तो करने दो। बोलिए मालसापति जी, पहला प्रहार किसने किया था? उत्तर दीजिए। पहला प्रहार तात्या ने किया था, लेकिन हरिओम हरिओम। पत्थर तात्या ने उठाया था? जी। हाँ, लेकिन चुप रहो। शुक्ला जी को चोट लगते देखा आपने? हाँ देखा था, लेकिन वो हो गया। और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है मालसापति जी। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये तात्या शुक्ला जी को मारने की योजना बना चुका था पहले ही। ये उनकी हत्या कर देना चाहता था। पत्थर मार के इसने शुक्ला जी का सिर फोड़ा। अगर आज इसे मालसापति समय पर नहीं रोकते तो ये शुक्ला जी को स्वर्ग पहुंचा चुका होता। बंदी बनाइए इसे। सकर, आपने मुझे पूरी बात रखने का मौका ही नहीं दिया। मैंने जो कहा वो अपराधी नहीं है मालसापति जी, तो अपराध बोध क्यों? आपने कानून की सहायता की है सत्य कहकर। ऐसे अपराधियों से शिरडी को तभी सुरक्षित रखा जा सकता है जब आप जैसे लोग निष्पक्ष होकर सत्य कहे मालसापति जी। बंदी बनाइए इसे। रुकिए। साईं, देखो ना, ये लोग क्या कर रहे हैं। तात्या ने जो किया वो गलत है। तात्या का क्रोध भी गलत है, लेकिन वो शुक्ला जी की हत्या करना चाहता था, ये सच नहीं है। बैरागी, ये कानून है। कानून को प्रमाण चाहिए, प्रवचन नहीं।
और मुझे पूरा विश्वास है शिरडी को भ्रमित करने में, शिरडी के पतन में जिस प्रकार तेरा हाथ रहा है ना, उसी प्रकार इस परिवार को उकसाने में भी तेरा हाथ है। मुझे मेरी मर्यादा भूलने पर विवश मत कीजिए। तात्या, देख लिया आपने, किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं आप? ऐसा मत कीजिए सरकार, मैं विनती करता हूं आपसे। आपके सगे मित्र ने जब सच कह दिया है तो बचाने वाला मैं कैसे हो सकता हूं पाटिल जी? क्यों महासभापति जी, क्यों? आपकी वजह से आज मेरे बेटे को एक अपराधी की तरह पुलिस ले जा रही है। पाटिल जी, आप मेरी मजबूरी समझिए, मैं कभी झूठ नहीं बोल सकता हूं। और तात्या आजकल बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगा, ये बात आप भी जानते हैं। मैं मानता हूं मेरा तात्या गुस्सा करता है, लेकिन महासभापति जी, क्या आपको वाकई लगता है वो किसी का खून कर सकता है? जानबूझकर नहीं पाटिल जी, लेकिन उस समय तात्या होश में बिल्कुल नहीं था। ये सब कहते हो आपको शर्म नहीं आई महासभापति? आप तात्या को बचपन से जानते हैं और आपके हर बुरे समय में हमने आपका साथ दिया, एक परिवार बनकर। और उसके खिलाफ आपने इतना कुछ कह दिया। सासूबाई, नहीं, बोलने दे मुझे। क्यों मदद की हमने इनकी? क्यों भरोसा किया? पैसे देने से पहले हमने एक बार भी नहीं सोचा कि आज दिन का सांप निकलेंगे। हमें मिले थे क्या पीठ में चुरा घूमने के लिए? बोलो महासभापति। आई बस कीजिए। हेलो तात्या, रोको तात्या को। इस समय सब परेशान है महासभापति जी, कोई किसी की बात नहीं समझेगा। आप घर जाइए। बुरे समय में हमने आपका साथ दिया, एक परिवार बनकर। और उसके खिलाफ आपने इतना कुछ कह दिया। क्यों मदद की हमने इनकी? क्यों भरोसा किया? पैसे देने से पहले हमने एक बार भी नहीं सोचा कि आज दिन का सांप निकलेंगे। अंतावंता। जी सरकार। जी सरकार। महासभापति को बुला कर लेके आओ। ठीक है सरकार, अभी बुला के लाते हैं। अगर आप व्यस्त हैं तो मैं बाद में भी आ सकता हूं सरकार। अरे नहीं नहीं, बैठिए बैठिए महासभापति जी, बैठिए। हरिओम हरिओम। ऋण लेते समय मैं लोगों को भगवान लगता हूं, लेकिन जब ऋण चुकाने की बारी आती है तो उनको मैं अत्याचारी क्यों लगता हूं? लोग ये क्यों नहीं समझते हैं कि मैं यहां अपना घाटा करवाने के लिए नहीं बैठा हूं, वसूली तो मुझे करनी ही होगी ना। अगर इसने ऋण नहीं चुकाया है तो इसका घर मुझे नीलाम करवाना होगा ना।
इसमें मैं गलत कैसे हो सकता हूं? आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए सरकार, मैं अगली किश्त समय पे दे दूंगा आपको। क्या महालसापति जी, आप भी अरे नहीं नहीं, आपको क्या लगा ये सब सुनाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे बुलाया है? अरे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं थोड़ा व्यक्तिगत रूप से क्रोधित हूं। क्रोधित? मैंने क्या किया है सरकार? अरे आपने नहीं, पाटिल जी की आई सबके सामने कितना कुछ सुना दिया आपको। महालसापति जी शिरडी में आपका सब सम्मान करते हैं। आज तक किसी को भी मैंने आपको खरी खोटी सुनाते हुए नहीं देखा। मुझे ही ले लीजिए, कितनी बार आपने मेरा ऋण नहीं चुकाया है, लेकिन मैंने आपके घर कभी लठैत भेजे, आपका अपमान किया, लेकिन वो लोग। सरकार, पाटिल जी की आई मेरे लिए भी आई समान ही है। अगर उन्होंने गुस्सों में मुझसे कुछ कह दिया हो तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आपका सगा मित्र पाटिल जी, उन्होंने तो आपको ही दोष दिया ना, दिया कि नहीं? अगर वो आपके सच्चे मित्र होते तो वो समझ जाते कि आप कभी झूठ नहीं बोलते हैं, असत्य नहीं कहते हैं। भाईसामा, साईं, आज तुम्हें कुछ खिला नहीं सकूंगी, चूल्हा जलाया ही नहीं आज। मैं जानता हूं भाईसामा, इसीलिए आज मैं आप सबके लिए खाना लेकर आया हूं। आओ भाईसामा, खाना खा लो। आओ भाईसामा, खाना खा लो। जब तक मेरा तात्या नहीं आएगा मैं कुछ नहीं खाऊंगी। आजी, क्या हुआ? तात्या की रिहाई? कुलकर्णी सरकार की शिकायत पर हिरासत में ले लिया है तात्या को पुलिस ने। इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ेंगे। उस शुक्ला को भी बहुत गहरी चोट आई है, बहुत खून बहा है। ऊपर से आग में घी डालने का काम तात्या के गुस्से ने किया है। खुद पुलिस वालों ने सब देखा है। सारे सबूत तात्या के खिलाफ है। साईं, साईं, तुम जानते हो ना मेरा तात्या बुरा नहीं है। उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो योग्य नहीं है, वो अपराधी नहीं है। तो फिर तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? हाँ साईं, तात्या को तुम भाई मानते हो ना? ये तुम्हारी आंखों के सामने कैसे गिरफ्तार करके ले गए वो लोग? कैसे साईं? आजी, इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। समाज में हो रहे अत्याचार, अन्याय और शोषण के खिलाफ तात्या की संवेदनशीलता, उसकी घुटन, उसका क्रोध गलत नहीं है। गलत है तो उस पर उसकी प्रतिक्रिया। तात्या को यह समझना ही होगा कि उसके तरीके से कोई भी हल निकलने वाला नहीं है, कोई बदलाव नहीं आएगा, बल्कि गुस्से से उसकी परेशानियां और बढ़ेंगी। तात्या दृढ़ इच्छा शक्ति वाला है,
जैसे सोना आग में तपकर और भी निखर जाता है, वैसे ही इन परेशानियों से जूझकर हमारे तात्या का व्यक्तित्व और भी बेहतर बनेगा। श्रद्धा और सबूरी रखिए। श्रद्धा और सबूरी। बैठिए आजी। भाई समा, बैठो। आजी, आप तो जानते हैं साईं, कुछ दिन पहले बाबा का स्वर्गवास हुआ। अब जाके उनकी वसीयत मिली। वसीयत में बाबा ने लिखा है, मेरा छोटा भाई मुरली उसका खुद का व्यवसाय शुरू करे और मैं काका के साथ कुछ समय और काम करूं। मुझे गलत मत समझिएगा साईं, मैं मुरली से बहुत प्यार करता हूं। मुझे उस पर, उसकी काबिलियत पर गर्व है, लेकिन मैं बड़ा हूं उससे। मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है। जब तक बाबा जिंदा थे, मैं उनके साथ उनके काम में हाथ बटाता था। वो जैसा कहते थे मैं वैसा करता था। फिर उन्हें ऐसा क्यों लगा मेरा छोटा भाई व्यवसाय करने के लायक है और मैं नहीं? मैंने काका से भी पूछा, लेकिन उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। मैंने सोचा कि शायद आप इसका कोई तर्क दे दें कि बाबा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तुम्हारे परिवार में सब खेती करते हैं ना पीयूष? जी साईं, हम अपनी उपज को बाजार में बेचकर उसी से गुजारा करते हैं। तो बाजार जाओ और साहूकार से पूछकर मुझे ये बताओ कि वो तुम्हारा अनाज किस भाव में खरीदेगा। जरूर साईं, मैं पूछ कर आता हूं। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। कालसापति जी, आप एक पवित्र व्यक्ति हैं, जैसे एक पुजारी को होना चाहिए। अगर आप अपने मित्र का मान रख रहे हैं तो आपको यह भी देखना चाहिए ना कि आपका सगा मित्र भी आपका मान रखे, आपका अपमान ना करे। लेकिन आपके सगे मित्र ने आपका अपमान किया। दूसरी बात यह भी है कि वो किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, कपास की खेती को लेकर तैयार ही नहीं होने दे रहे हैं। मालसापति जी, आप मुझे देखिए, मैं तो सदैव अपने लाभ के बारे में ही सोचता हूं, लेकिन मैं भी तैयार हो गया कपास की खेती के लिए। मैं चाहता हूं कि लोगों की, शिरडीवासियों की उन्नति हो, किसानों की उन्नति हो। कपास की खेती करेंगे तो लोगों की आय बढ़ेगी, तो शिरडी में ज्यादा कर आएगा, ज्यादा कर आएगा तो शिरडी का विकास होगा, शिरडी का विकास होगा तो शिरडी वासियों को भी लाभ होगा कि नहीं। लेकिन ये पाटिल जी की संकुचित सोच, उसका क्या करे। मुझे तो लगता है पाटिल जी का कोई व्यक्तिगत स्वार्थ है इसमें कि वो लोगों की उन्नति नहीं चाह रहे हैं। इसीलिए तो किसानों को भड़का दिया उन्होंने। मालसापति जी, पाटिल जी के साथ मेरी पहले व्यक्तिगत लड़ाई थी, लेकिन अब ये लड़ाई पाटिल जी का अहंकार और शिरडी का विकास, इन दोनों के बीच में है। आप मेरा साथ दीजिए मालसापति जी, मैं आपको ऋण से मुक्त कर दूंगा। मुझे हानि होगी, लेकिन शिरडी के लिए इतनी हानि तो मैं सह सकता हूं ना।
मुझसे क्या चाहते हैं सरकार? पाटिल जी ने आपका अपमान किया है, आप उसका प्रतिशोध लीजिए। ये आप क्या कह रहे हैं? वही कह रहा हूं जिसमें शिरडी का हित निहित है। मेरी बात ध्यान से सुनिए म्हालसापति जी। पाटिल जी के अतिरिक्त शिरडी में किसी की बात का महत्व है तो वो आप हैं। आप किसानों को जाकर कपास की खेती के लिए मना लीजिए। मैं आपको पूरी तरह से ऋण से मुक्त कर दूंगा। हरिओम। आपने मुझे समझने में बहुत बड़ी भूल की है सरकार। पाटिल जी से प्रतिशोध लेने का विचार भी मेरे मन में नहीं आ सकता है। हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ वो हमारा व्यक्तिगत मामला है। आज रूठे हैं, कल मना लेंगे एक दूसरे को, लेकिन ऋण से मुक्ति के लिए अपने संबंधों का परित्याग करना ये मेरा सिद्धांत नहीं सरकार। पुनः एक बार विचार कर लीजिए म्हालसापति जी। जिस बात पर पुनः विचार करना पड़े तो फिर वो सिद्धांत ही कैसा। हरिओम हरिओम। म्हालसापति जी, मैं सम्मान करता हूं आपका और आपके सिद्धांतों का, लेकिन क्या है ना, परिस्थिति व्यक्ति को सत्य का सामना करवाई देती है। भविष्य में यदि नए सिद्धांतों पर चलने का विचार मन में आए तो कुलकर्णी वाड़े के द्वार आपके लिए सदैव खुले रहेंगे। हरिओम। क्या हुआ सरकार, मान गया? अभी नहीं, लेकिन मान जाएगा, शीघ्र ही मान जाएगा। तुम दोनों को एक काम करना होगा। एक झूठ का प्रचार और प्रसार करना होगा जिससे सबको लगे कि ये पाटिल ने फैलाया है। जी सरकार। कर्जा माफ हो जाएगा तो फिर आपने क्या जवाब दिया सरकार को? मैं पाटिल जी का कभी अपमान नहीं कर सकता हूं पार्वती, और नहीं चाहूंगा कि कोई उनका अपमान करे। हमारी दोस्ती बरसों की है। हमारे बीच में भले ही कुछ भी हुआ हो, लेकिन मैं हमेशा से ये बात जानता हूं कि पाटिल जी के विचार हमेशा शिरडी और किसानों के हित में ही रहते हैं। और इसलिए मैंने कुलकर्णी सरकार को साफ साफ इनकार कर दिया। एक बोरी का कितना होगा? अच्छा ठीक है। साईं, वो साहूकार देख रहे हैं? उससे मैंने बात की, उसने कहा 1 बोरी का 1 रुपए देगा। अब जाओ और पूछ कर आओ उससे कि अगर तुम उसे थोक में अनाज बेचोगे तो किस भाव से लेगा। ठीक है साईं। और 1 से अधिक बोरी होगी तो?
10 बोरी से ज्यादा हुई तो हर बोरी पर 10 पैसे ज्यादा दूंगा। एक से 10 तक बोरियों की वो 1 रुपए देगा, और 10 से अधिक बोरी होगी तो हर बोरी पे 10 पैसा ज्यादा देगा। देखा साईं, मैं सौदेबाजी कर सकता हूँ, मोल भाव भी कर लिया। अब तो आपको पता चल गया ना कि मैं कितना लायक हूँ। तो फिर बाबा को मेरी काबिलियत क्यों नहीं दिखी? इस सवाल का जवाब मिल जाएगा तुम्हें, पर जाओ पहले अपने छोटे भाई को मेरे पास लेकर आओ। जैसा आपका आदेश साईं। सुना है महालसापति जी को पैसे दिए हैं कुलकर्णी सरकार ने पाटिल जी के खिलाफ बोलने के लिए। सच? और नहीं तो क्या। हाँ, हो भी सकता है, क्योंकि सब जानते हैं महालसापति जी की आमदनी उतनी है नहीं, और सरकार से कर्जा भी लिया हुआ है उन्होंने। तो सरकार ने थोड़ी रियायत दी होगी, तो महालसापति जी उनकी तरफ हो गए होंगे। मौके का फायदा उठाया महालसापति जी ने, या यूं कह लो कुलकर्णी सरकार और पाटिल जी की दुश्मनी का फायदा उठाया है। खैर, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। मैं भी। मुझे तो हैरानी इसी बात की है, गिरगिट की तरह रंग बदला है मालसापति जी ने। भाई पाटिल जी की पीठ पर छुरा भोंका है मालसापति जी ने। मेरा तो दोस्ती पर से विश्वास ही उठ गया। पार्वती, पार्वती, क्या हुआ? कोई बात है? अरे गांव में हमारी बदनामी हो रही, सब लोग आप ही के बारे में बात कर रहे हैं। मेरे बारे में? क्या बात कर रहे हैं? मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, कुलकर्णी वाड़ा में जो भी बातें हुई उसके बारे में अप्पा जी को कैसे पता चला होगा? गांव में बात फैलते देर नहीं लगती। पाटिल जी को कहीं से पता चला होगा और उन्होंने ये बातें सारे गांव में फैला दी। फिर भी अप्पा जी ऐसा क्यों करेंगे पार्वती? क्योंकि हर कोई आपकी तरह नहीं होता। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा आपके मान सम्मान के बारे में। अपना खून आखिर अपना होता है, इतनी छोटी सी बात क्यों नहीं समझते आप? उन्हें अपने तात्या में कोई खराबी नहीं नजर आई, लेकिन आपने एक बार सच बोल दिया तो वो उनके लिए अपराध हो गया।
शायद इसीलिए जानबूझकर पाटिल जी ने पूरे गांव में आपके खिलाफ अफवाहें फैलाई, ताकि आपकी सच्चाई पर, आपकी गवाही पर कोई विश्वास ना करे। और ऐसा ही हो रहा है। पूरे गांव वाले ये कह रहे हैं कि आपने अपना ईमान और धर्म कुलकर्णी सरकार के पास गिरवी रख दिया है। नहीं पार्वती, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि पाटिल जी ने ये सब। मतलब मैं झूठ कह रही हूँ? जो पहले पैसे देकर मदद करे और फिर सबके सामने ताना मारे, बेइज्जती करे, उन पर विश्वास है आपको? अरे जो ये सोचते हैं कि उन्होंने हमें मदद करके खरीद लिया है, उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं? और चाहते क्या थे वो? कि थोड़े से पैसों की मदद देकर आपको खरीद लेंगे वो? आप उनके लिए सच बोलना छोड़ देंगे? तात्या को बचाने के लिए आप झूठ का साथ देंगे? पाप करेंगे ऐसा? कितने दोगले लोग निकले। इससे तो अच्छा ही होता कि आप सरकार का प्रस्ताव स्वीकार कर लेते। अरे दादा बताओ तो कहाँ ले जा रहे हो? मुरली साई ने बुलाया है, मुझे भी नहीं पता क्या काम है। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। साईं, दादा ने कहा कि आपने मुझे बुलाया। मैंने पीयूष को भेजा था उस साहूकार के पास अनाज का भाव पूछने के लिए। पर मुझे लगता है कि दोबारा जांच लेने में कोई बुराई नहीं है। इसलिए उस साहूकार के पास जाओ और उससे भाव पूछ कर आओ। जी साईं। पर भाव तो मैंने पता कर लिया है, फिर साईं ने मुरली को क्यों भेजा? देख रहे हैं साईं, भाव पूछने में कितना समय लगा रहा है। मैं देखता हूं। रुको, मुरली को खुद आने दो। साईं, मैंने सारी पूछताछ कर ली साईं। साईं वो कह रहा था कि 1 बोरी का 1 रुपया देगा और 10 बोरी से अधिक दिए तो हर बोरी के पीछे 10 पैसे अधिक देगा। मुझे भी उसने यही भाव कहा था। और फिर मैंने उससे कहा कि अगर मैं 20 बोरी से अधिक दूं तो उसने बोला कि हर बोरी के पीछे 20 पैसे अधिक देगा। दादा, ये सौदा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी जाके काका को बताता हूँ। हाँ। प्रणाम साईं। राम जी भला करे। साईं, मुझे समझ आ गया है कि कमी मुझ में ही है। मैं उतना ही करता हूं जितना मुझसे कहा जाता है। मैं बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं करता हूं, जबकि मुरली अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है। तभी तो उसने मुझसे बढ़िया काम किया। बाबा जानते थे मुरली मुझसे बहुत होशियार है और मैं मंद बुद्धि, इसलिए वो चाहते थे कि व्यापार में मुझे कभी नुकसान ना हो, कभी असफलता का सामना ना करना पड़े। इसलिए उन्होंने मुरली पे भरोसा जताया। इस घटना से क्या तुम्हें बस यही सीख मिली? हाँ साईं। आओ मेरे साथ।
पार्वती, तुम अपना विवेक क्यों खो रही हो? तो क्या गलत कह रही हूं मैं? माना मैंने कि कुलकर्णी सरकार सांप है, लेकिन पाटिल जी की तरह आस्तीन का सांप नहीं है। जो है मुंह पर है, सौदा करते हैं। लेकिन ऐसे आपकी पीठ पीछे गांव वालों में आपके खिलाफ अफवाहें नहीं फैलाते। पाटिल जी के परिवार ने एक बार नहीं सोचा आपका अपमान करने से पहले, तो अब आप क्यों सोच रहे हो? अगर आपको सोचना ही है ना, तो अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में, और कुलकर्णी सरकार से आपने जो उधार लिया है ना, उसके बारे में सोचिए। अगर वो कर्जा चुकता हो गया ना, तो हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए 2 पैसे इकट्ठा कर पाएंगे। और जब उन्होंने अपने बेटे के बचाव में आपके बारे में एक बार भी नहीं सोचा, तो आप क्यों सोच रहे हो? वो अगर इस हद तक जा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? और फिर शुरुआत तो उन्होंने ही की थी ना, तो अब हम क्यों पीछे हटे? मैं अब भी कहती हूँ आपसे, आप सरकार की बात मान लीजिए। हाँ, बोल दीजिए। साईं, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? इन दोनों पौधों को देखो और बताओ, क्या महसूस किया तुमने? ये हरा भरा है और ये सूखा बेजान। दोनों पेड़ हरे भरे हो गए। कुछ समझे? सच तो यह है कि इन दोनों पौधों में कोई अंतर नहीं था। एक पौधे को सही से पानी नहीं मिल पा रहा था, इस कारण सूख गया था। तुम दोनों भाइयों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे ही हो, कोई अंतर नहीं है, और तुम उससे किसी भी बात में कम नहीं हो। पर हाँ, तुम्हारे जीवन के तजुर्बे, तुम्हारे अनुभव अलग अलग हैं। और एक पिता होने के नाते तुम्हारे बाबा इस बात को जानते थे। वो तुम्हारी असफलता नहीं चाहते थे। व्यापार करने से पहले तुम उसकी बारीकियों को अच्छी तरीके से सीखो, इसलिए उन्होंने व्यापार सीखने के लिए तुम्हें तुम्हारे काका के साथ काम करने के लिए भेजा। अगर ऐसा था साईं, तो काका ने मुझे बताया क्यों नहीं? जिस कारण से तुम्हारे बाबा ने तुम्हें नहीं बताया था, बस उसी कारण से तुम्हारे काका ने तुम्हें नहीं बताया। सच तो ये है कि वो तुम्हारा मनोबल नहीं गिराना चाहते थे, तुम्हें हतोत्साहित नहीं करना चाहते थे। अगर ये सच है साईं, तो मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो दूसरों से अपनी तुलना करना छोड़ दो। केवल ये सोचो कि तुम आगे कैसे बढ़ोगे।
तुम कैसे नई चीजें सीखोगे। इसलिए सबसे पहले अपनी कमियों को, अपनी कमजोरियों को पहचानना सीखो, क्योंकि जब तुम अपनी कमियों को जानोगे तभी तो उनमें सुधार ला पाओगे। सीखने की राह में जब कभी मन में कोई सवाल उठे तो आगे बढ़ो और प्रश्न करो, चुप मत रहो। ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। अगर कहते हैं, सोचते हैं तो सोचने दो, कहने दो उन्हें। ज्यादा से ज्यादा लोग मूर्ख ही तो समझेंगे तुम्हें। अगर समझते हैं तो समझने दो, पर अगर पूछोगे नहीं तो मूर्ख रह जाओगे। मैं अपने बाबा को कितना गलत समझता था साईं। एक पिता जो अपने पुत्र से इतना प्रेम करता हो, उसे इतना समझता हो, उसके भविष्य के लिए इतना चिंतित हो, वो कभी गलत नहीं हो सकता पीयूष। एक दिन जब तुम व्यापार करने लायक हो जाओगे तब तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे काका को तुम्हारे भविष्य के लिए और भी महत्वपूर्ण निर्देश दे रखे हैं। मैं सीखूंगा साईं, मैं बिल्कुल सीखूंगा, बहुत मेहनत करूंगा। बाबा जहां भी होंगे ना, उनको मुझ पे गर्व होगा। जरूर होगा। राम जी भला करे। महालसापति जी, अब ये लोग यहाँ क्या करने आए हैं? मुझे पता था पाटिल जी अवश्य आएंगे और सारी गलतफहमी खुद दूर करेंगे। महालसापति जी, इतना सब कुछ होने के बाद भी हम समझते हैं कि बिना अनुमति के आपके घर आने का अधिकार हमने खोया नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं पाटिल जी, बल्कि मुझे तो पूरा विश्वास था कि आप अवश्य आएंगे। हमने आपको ये बताना हमारा फर्ज समझा कि तात्या के बारे में आपको गलतफहमी हो गई है। तात्या के बारे में गलतफहमी? हाँ, लगता है गलतफहमी तो मुझे आपके बारे में हुई थी पाटिल जी। आप आज भी यहां अपने स्वार्थ से आए हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सुबह हम खुद पर काबू नहीं रख पाए। मैंने और आई ने जो भी आपको कहा उसके लिए हम माफी चाहते हैं। और महालसापति जी, मैं अभी अभी तात्या से मिलकर आ रहा हूं। उसने मुझे संपूर्ण घटना जो भी हुई मुझे बताई है। वो कह रहा है कि महालसापति काका को भी समझने में थोड़ी भूल हो गई है। आपने जो भी देखा वो सच नहीं है। इसका मतलब तात्या सही है और मैं गलत, है ना? आपको क्या लगता है मैं झूठा हूं, अंधा हूं मैं, ना समझूं मैं, या फिर उसका दुश्मन हूं इसलिए मैंने ऐसी गवाही दी? बोलिए। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरा कहना सिर्फ इतना है कि तात्या को भी अपना आपके बेटे ने क्या कहा उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है पाटिल जी। जिसे अपने क्रोध पर ही नियंत्रण नहीं है उसकी बात पर मैं क्या विश्वास करूं? उसी क्रोध का परिणाम है कि आज कानून की नजरों में एक अपराधी बन बैठा है वो। ये कैसी बात कर रहे हैं आप महालसापति जी? शायद आप ये बात भूल रहे हैं कि तात्या को अपराधी आपके गलत बयानी ने बनाया है। वाह पाटिल जी, एक तो आप अपने बच्चे की परवरिश अच्छे से नहीं कर पाए और आज जब वो मुसीबत में है तो उसका दोष भी आप मेरे पति को दे रहे हैं। वो भी किस बात का दोष? सच बोलने का
पार्वती बहनी, आज आप दोनों को क्या हो गया है? तात्या तुम्हारे बेटे की तरह है और तुम उसकी... तात्या कोई नहीं लगता हमारा। सारे रिश्ते नाते उसी वक्त खत्म हो गए थे जब थोड़े से पैसों की मदद करके पूरे गांव के सामने आप लोगों ने हमें भिखारी होने का एहसास करवाया था। गले में हार डालने के बहाने आप लोगों ने हमारी गर्दन ही काट दी। हमें सिखाने आई। अगर आपको बात करने का तरीका सिखाना ही है ना, तो अपने तात्या को सिखाना था, तब शायद आपको आज ये दिन ना देखना पड़ता। हम आपको समझाने आए थे बहनी, और आप भी ऐसी बातें कर रही है। सालों से दोस्ती है दोनों परिवारों की। हमें आपसे कोई दोस्ती नहीं रखनी। और एक अपराधी के परिवार के साथ हमें कोई संबंध नहीं रखना। मेरा बेटा अपराधी नहीं है। अपराधी है वो पाटिल जी। आपके बोलने से सच बदल नहीं जाएगा पाटिल जी। झूठे हैं आप लोग, झूठे। 2 कौड़ी के लोग हैं, 2 कौड़ी के। साई, इस टूटे रिश्ते को अब तुम ही जोड़ सकते हो। शर्म आती है मुझे अपने आप पे कि मैंने ऐसे आदमी से दोस्ती की थी। जब तक मैंने आपकी हाँ में हाँ मिलाई, आप शहद जैसे बने रहे, और जहां मैंने अपने सिद्धांतों, अपने उसूलों को चुना, आपने मेरे विरुद्ध विष उगलना शुरू कर दिया। एक आदमी कितना नीचे गिर सकता है ये आज देख रहा हूं मैं। आज महासापति जी, सहन करने की भी एक सीमा होती है। एक तो हमने सोचा कि आपसे क्षमा मांगे, आपको सच बताएं, लेकिन आप है कि... मैं कौन हूं मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है पाटिल जी। पहले अपना चेहरा आईने में देखिए, फिर बात करेंगे। बस, बहुत हुआ। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? आपसी बातचीत से भी समस्या सुलझाई जा सकती है। आखिर आप लोग बचपन के दोस्त हैं। दोस्त थे सही। वो कहते हैं ना कि मुसीबत आते ही हमें सबका असली रूप नजर आता है। आज मुझे इस आदमी का असली चेहरा दिखाई दिया। ये आदमी पंडिताई का मुखौटा पहना हुआ राक्षस है। अगर ऐसी बात है तो क्यों आए हैं आप यहाँ भीख मांगने, ताकि झूठ बोलकर आपके उस गुनहगार बेटे को बचा लूं मैं? बोलिए। गलती की कि हम यहाँ आए, गलती हो गई। अगर ऐसी बात है तो यहाँ क्यों खड़े हैं पाटिल जी? द्वार खुले हैं, निकल जाइए मेरे घर से। मेरे घर पे तमाशा करना है आपको। महासापति जी, महासापति, काका, काका, काका छोड़िए। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? और वो भी आप दोनों का झगड़ा देखकर साईं भी नाराज होकर चला गया। साईं के लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूं छिपरी, लेकिन इस आदमी से सुलह संभव नहीं है। कितना अहंकार है इस पाटिल में
कि साई ने भी इससे उम्मीद छोड़ दी। साई, साई रुको, साई, ये क्या है? हाँ, तुमने उन्हें झगड़ता हुआ ऐसे ही छोड़ दिया। क्या तुम उनका झगड़ा खत्म नहीं कर सकते? क्या तुम उनमें सुलह नहीं कर सकते? मैं जानती हूँ वो तुम्हारी बात नहीं मान रहे थे, लेकिन अगर तुम थोड़ी और कोशिश करते तो वो। लक्ष्मी, इन दोनों के बैर को मिटा पाना ये मेरी नियति में नहीं है, क्योंकि इसके लिए ईश्वर ने किसी और को चुना है, और इसके साथ ही यहाँ बहुत कुछ बदलने वाला है। लोग अप्पा जी और मालसापति जी की दोस्ती की मिसाल देते थे, लेकिन कल दोनों के बीच जो झगड़ा हुआ उसे देखकर यही लगता है शायद अब लोग उनकी दुश्मनी की मिसाल देंगे। साई, क्या आप उन दोनों की गलतफहमी दूर नहीं कर सकते हैं? ये वही कुल्हाड़ी है ना भीवा, जो टूट गई थी? जी साई। फिर जुड़ कैसे गई? लोहार के पास ले गया था और उसने टूटे हुए टुकड़ों को भट्टी में डालकर पिघलाकर फिर से एक कर दिया। इसी तरह आम जीवन में जब संबंध खंडित हो जाते हैं तो उनके जुड़ने से पहले उनका तपना, उनका पिघलना ये लाजमी हो जाता है। पर साई, हम कब तक रुकेंगे? सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है भीवा। अगर भगवान समस्या पैदा करता है तो उसका समाधान भी वही देता है। हम तो बस ये उम्मीद कर सकते हैं कि उस इंसान के आने में, इनके जीवन के उस लोहार के आने में कहीं ज्यादा देर ना हो जाए। अच्छा साई, मुझे काम पर जाना है, अनुमति दीजिए। राम जी भला करें। तो कर लेती किसी और से शादी, मेरे ही पल्ले क्यों पड़ी? बहुत सारे रिश्ते आए थे मेरे लिए, लेकिन मेरी मती मारी गई थी जो मैं आपके चक्कर में पड़ी। तो ना कर देती, कम से कम ये मुसीबत मेरे गले तो नहीं पड़ती। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। जब देखो तब झगड़ा, न खुद चैन से रहते हैं और न दूसरों को रहने देते हैं। क्या बात है काकी? क्या बताऊं साई, बड़े अरमानों से अमोल की शादी की थी कि बुढ़ापा चैन से कटेगा, पर ऐसा एक भी दिन नहीं जाता जब ये झगड़ते ना हो। चैन नहीं है इस घर में। शादी के 6 महीने ही हुए हैं और दोनों के बीच में खटपट शुरू हो गई है। बात बात में लड़ते हैं। सच कहूं साई, मेरा तो जीना दुश्वार हो गया। समझाने जाऊं ना तो उल्टा मुझे ही खाने दौड़ते हैं। काकी, क्या मैं उन लोगों से एक बार बात कर सकता हूँ? जरूर साई। दोनों के विचार, पसंद, ख्याल कुछ भी तो नहीं मिलता। पता नहीं पंडित ने कुंडली कैसे मिला दी। आज खाने को लेकर झगड़ा हो गया। मुझे मिर्च मसाले वाला खाना भाता है और ये मुझे सादा पका के देती हैं। कितनी बार कहा है मैंने कि थोड़ा बहुत मिर्च मसाला डाल दोगी तो क्या हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये तो अपनी चलाती हैं। अब मुझे अपने ही घर में अपनी पसंद का खाना नहीं मिलेगा तो कैसा लगेगा? अब भला बताइए, कमाता क्यों है कोई? खाने के लिए ही ना। अब वो भी अपने मन लायक ना हो तो फिर झगड़े क्यों नहीं होंगे? हाँ, मैं तो दुश्मन हूँ ना आपकी। जब देखो तब मेरी शिकायत करते रहते हैं। आप ही बताइए साईं, रोज रोज मसालेदार खाना खाना सेहत के लिए अच्छा होता है क्या? लेकिन ये है कि समझते ही नहीं है। अरे बड़ी आई अपने आप को समझदार समझने वाली। इसे अगर सेहत की इतनी ही चिंता है तो रोज रोज मिठाई लाकर दिन रात ठूसती क्यों रहती हो? साईं, इसे मिठाई बहुत पसंद है। मेरी कमाई का आधा हिस्सा इसकी मिठाई में ही चला जाता है।
और जब मेरी खाने की बारी आती है तो इसे मिर्ची लगती है। बस करो। तुम दोनों थकते कैसे नहीं हो? हमें लड़ने का कोई शौक नहीं है आई, लेकिन आप ही बताइए, अगर दो लोग अलग अलग स्वभाव के हों तो उन दोनों में कैसे निभ सकती? कैसे हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं? खास करके इससे तो मेरे हर काम से उलझन होती है। मैं कुछ भी करूं उसमें नुक्स निकालना तो इसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। नहीं साईं, सच तो ये है कि इन्हें मेरी हर बात से परेशानी होती है। मैं सांस भी लूंगी ना तो सांस लेने के ढंग में भी ये खोट निकालेंगे। तो जाओ, छोड़ के चली जाओ ना मुझे। जाके रहूं ना अपने मायके में, मुझे भी रोज रोज की चिक चिक से मुक्ति मिलेगी। बस बहुत हुआ। आप दोनों का ही कहना है कि आपका स्वभाव मेल नहीं खाता, आपकी कोई भी आदत, कोई भी चीज मेल नहीं खाती है। तो फिर ये फूल तो आप दोनों को पसंद है ना? जी साईं। इन्हें आप दोनों ने लगाया है या फिर माई ने? जी हमने ही। हम दोनों ने एक साथ मिलके शादी के बाद ही लगाया साईं। मैं रोज शाम को काम से लौटकर इसकी देखरेख करता हूँ और इसे पानी देता हूँ। और मैं सुबह सुबह। साईं, ये देखो, ये वाले फूल मैंने बहुत प्यार से लगाए थे। तो बताइए साईं, कैसे लगे हमारे पौधे और फूल? बहुत सुंदर। और ये खरपतवार, ये किसने लगाए हैं? तुम लोगों ने? ये हमने नहीं लगाया है, ये अपने आप ही उगाते हैं। शुरुआत में हम इन्हें हमेशा उखाड़ के फेंक देते थे, लेकिन ये बार बार उगाते हैं, इसलिए परेशान होकर हमने इन्हें निकालना ही छोड़ दिया। और तुम लोगों को ये तो पता ही होगा कि ये पौधों को मिलने वाले पोषक तत्व तो उनकी खुराक को पौधों तक नहीं पहुंचने देते हैं, उन्हें अपने आप में ही समा लेते हैं। अगर तुमने इन पर किसी विषैले पदार्थ का प्रयोग किया होता तो ये समाप्त हो जाते, दोबारा नहीं उगते। लेकिन साईं, उससे ये तो मर ही जाते, बाकी के पौधे भी मर जाते। पर अगर इन्हें ऐसे ही पनपने दिया, फलने फूलने दिया, तो ये अन्य फूलों के पौधे स्वतः ही मर जाएंगे। अच्छा, एक काम करो, एक खुरपी या छोटी कुदाल ला कर दो मुझे। बाबा। तात्या, तू कैसा है बेटा? तू ठीक तो है ना? हाँ बाबा, मैं ठीक हूँ। ये लोग जब से मुझे यहाँ लाए हैं सवाल पूछ रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। आप कैसे हैं? अच्छी आई कैसी है? जिसका अपना बेटा इस हालत में हो, उस माँ का हाल और कैसा हो सकता है बेटा? बाबा, मेरी गलती नहीं थी। मालसा काका को गलत फहमी हुई है और मैं उन्हें दोष भी नहीं देता। वो मंदिर में थे, वो जरूर सारी बातें सुन नहीं पाए होंगे और शायद देख भी नहीं पाए होंगे।
साहब मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। हम खानदानी लोग हैं। आप भी जानते हैं कि मैं शिरडी का पाटिल हूं। मेरा बेटा मुजरिम नहीं है। पाटिल जी, जब बेटे के कारण पिता को शर्मिंदा होना पड़ता है तो पिता के लिए बुरा तो लगता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि खानदानी लोगों के यहाँ अपराधी जन्म नहीं ले सकते। साहब, लेकिन एक पिता तो अपने बेटे को जानता है ना। मुझे मालूम है तात्या इरादतन किसी को नुकसान। साहब, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मेरा बेटा बेकसूर है? उसका कोई दोष नहीं है। मैं नहीं बाबा नहीं, इनके सामने गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब बिके हुए हैं। खबरदार तात्या, खबरदार जो एक भी लफ्ज कहा आगे। ले जाओ इसे। छोड़ो मुझे। साहब, आप शांत हो जाइए। बच्चा है, ना समझे। आपके बेटे के खिलाफ हमारे पास आधिकारिक शिकायत भी है और सबूत भी, और हमारी पूछताछ भी पूरी हो चुकी है। आज शाम को हम इसे नगर ले जाएंगे और वहीं पर ये जेल में रहेगा। क्या रिहाई का कोई रास्ता नहीं है? कानून सबूत पे चलता है पाटिल जी। आप सबूत ले आइए कि ये निर्दोष है, लेकिन आज शाम से पहले। आज शाम के पहले कैसे संभव हो पाएगा? स्थायी समाधान का कोई लघु मार्ग नहीं होता, कोई छोटा रास्ता नहीं होता, और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। इसलिए इन फूल वाले पौधों को सुरक्षित रखकर, इन खरपतवारों को, इन जंगली बेलों को निकालने का, इन्हें हटाने का सिर्फ एक तरीका है, और वो है मेहनत। शांति से, आराम से, धैर्य से जमीन पर बैठकर एक एक खरपतवार को अपने हाथ से जड़ समेत उखाड़ना होगा, ताकि इन स्वस्थ पौधों को, इन फूलों को कोई नुकसान न पहुंचे। लाओ दो मुझे। ऐसे लाइए साईं, मैं करता हूं। अब देखो कितना साफ सुथरा सुंदर लग रहा है ये। अब पौधे भी आसानी से बढ़ेंगे, पर हाँ, एक बात याद रखना, ये खरपतवार, ये जंगली बेलें, लताएं, ये समय समय पर उगती रहेंगी।
और तुम्हें इन्हें सावधानी से साफ करते रहना होगा। चिंता मत कीजिए साईं, आपकी बात मैं हमेशा याद रखूंगा। अब ये खरपतवार समय समय पर निकलते रहेंगे। पहले हम अकेले अकेले अलग अलग ये काम करते थे, इसलिए ये काम मुश्किल लगता था, लेकिन अब समझ में आ गया है कि एक साथ काम करने से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। हम अपने पौधों और फूलों को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे साईं। अगर इस बगीचे, इन पेड़ पौधों को बचाने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसके लिए तैयार हैं, तो फिर अपने शादीशुदा जीवन को बचाने के लिए कुछ क्यों नहीं कर सकते? गृहस्थी, शादीशुदा जीवन भी एक बगीचे की तरह ही होता है, जहां सब कुछ हमारे मन मुताबिक नहीं हो पाता है। हाथ की पांचों उंगलियां समान तो नहीं होती ना, तो हम सब एक जैसे कैसे हो सकते हैं? हमारे अंदर कुछ गुण होते हैं तो कुछ अवगुण भी होते हैं। गुण जैसे कि ये सुंदर फूल, ये बागवानी, ये हरियाली और ये खरपतवार, ये जंगली बेल, ये बूटे, ये हमारे अवगुण हैं। तुम खुद ही कह रहे थे ना कि बगीचे में उगने वाले इन खरपतवारों, इन जंगली लता बेलों की वजह से तुम पूरे बगीचे में तो जहर नहीं डाल सकते ना, तो फिर केवल पसंद या नापसंद की वजह से या रोजमर्रा में होने वाले छोटे छोटे मनमुटावों की वजह से तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी, यह गृहस्थी कैसे बर्बाद कर सकते हो? सगुना को छोड़ कैसे सकते हो तुम? सच तो ये है कि तुम लोगों ने अपने जीवन में उगने वाले केवल खरपतवार को देखा है। अगर मिलकर इन खरपतवारों को उखाड़कर फेंक देने की कोशिश की होती तो जीवन की सुंदर हरियाली को भी देख पाते तुम। तुम दोनों ने सीखा कि कैसे हर खरपतवार को तुमने इस बगीचे से उखाड़ कर फेंका है। कार्य बहुत धैर्य का है। इसी तरह अपने रिश्तों में भी थोड़ा धैर्य रखकर तुम्हें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हाँ, थोड़ी मेहनत लगेगी, पर तुम पाओगे कि धीरे धीरे तुम्हारा रिश्ता एक खूबसूरत बंधन में बदल गया है। हम लोग में प्रेम तो था ही, मगर अपने अहम के कारण उसे महसूस नहीं कर पाए। राम जी भला करे। संबंधों में अहम के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां अहम होता है वहां मैं होता है, और जहां मैं होता है वहां हम के लिए स्थान बहुत सीमित रह जाता है। सच तो ये है कि अहम कायर है। वो डरता है कि खुद को खो देगा, इसलिए वो हमें भी डराता है कि हम अपने अस्तित्व, अपने वर्चस्व को खो देंगे। लेकिन वो नहीं जानता कि जिस रिश्ते में किसी एक का ही अस्तित्व हो, वर्चस्व हो, वो रिश्ता कभी स्थिर, कभी संतुलित नहीं हो सकता। संतुलित रिश्ता, स्थिर रिश्ता वो है जिसमें दोनों के लिए बराबर स्थान हो, बराबर सम्मान हो और बराबर की उड़ान हो, जहां खुद को खो देने का डर नहीं, बल्कि अपने को पा लेने की खुशी हो। अल्लाह मालिक। साईं, भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम आ गए। हम बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। साईं, अब तुम ही बताओ, आज शाम तक सबूत कहां से ले आए? मैं जानती हूं मेरा तात्या निर्दोष है,
लेकिन ये हम सिद्ध कैसे करें? ये सब महासापति की गवाही की वजह से हो रहा है साईं। पता नहीं कैसे वो आदमी इतना बड़ा विश्वासघात कर गया। सालों की दोस्ती को एक पल में तोड़ दिया उसने। महालसापति जी ने तो केवल वो कहा जो उन्होंने देखा था, और जो उस दिन हुआ उसमें उनका क्या दोष? दोष तो तात्या के क्रोध का है, जिसके कारण उसे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। साईं, आप ऐसा कह रहे हैं? आपका मतलब है तात्या को दंड मिलना चाहिए? मैंने ऐसा तो नहीं कहा पाटिल जी। मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि महालसापति जी ने अपना सच कहा, और वो सच उस दिन जो घटना हुई उसका एक पहलू था, पर उस घटना का दूसरा पहलू भी है। ये देखिए, क्या देख पा रहे हैं आप? ये तो काला बर्तन है साईं। आपका जवाब सही भी है और गलत भी, क्योंकि आपने जो देखा वही कहा। किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कीजिए जिसने उस घटना को दूसरे पहलू से देखा हो। आपकी बात मैं समझ गया साईं। महालसापति के अलावा और लोग भी तो थे वहां पर। कोई तो होगा जो मेरे बेटे का पक्ष ले सकता है, वास्तविकता बयां कर सकता है। आओ आओ, अच्छा प्रस्ताव है, स्वीकार कर लो। अरे आओ आओ। अरे रुको रुको, सोचो मत, ले लो, फायदे का सौदा है, पूरी जिंदगी सुधर जाएगी। अरे इनकी बातों पर ध्यान मत दो। याद है पाटिल जी ने क्या कहा था? ये सब प्रलोभन है, हमें फंसाने की चाल है। नमस्कार साहब। नमस्कार साहब, हम शिरडी के पूरब गांव से आए हैं। अच्छा, बहुत सुना है आपके बारे में। आपने मेरे ममेरे भाई की मदद की थी, वो जो खेड़ में रहता है। हाँ हाँ। बस आपने उसको कहा कि कपास की फसल पैदा करो, और उसकी किस्मत चमक गई। हम सब गांव वाले आपको अपने गांव में आमंत्रित करने के लिए आए हैं। हमारे गांव के सारे किसान चाहते हैं कि हम भी कपास की फसल पैदा करें। इस साल ब्रिटिश सरकार कपास की खेती का करार सीमित मात्रा में सीमित किसानों के साथ करने जा रही है। मुझे नहीं लगता कि
शिरडी के किसानों को इसमें कोई रुचि है। तो स्पष्ट है कि हमारी मदद तो इनको चाहिए नहीं। लेकिन अगर आप तैयार हैं तो कल ही हम आपके साथ चलते हैं आपके गांव। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी सुन ली। अब हमारे दुख के दिन गए। एक बात समझ में नहीं आ रही, ये शिरडी के किसान क्या मूर्ख हैं जो घराई लक्ष्मी को ठोकर मार रहे हैं? विनाश काले विपरीत बुद्धि। आप लोग निश्चिंत होकर जाइए, कल हम लोग आपके गांव आ जाएंगे। अच्छा साहब, चलते हैं। बताओ। अरे खुद तो काम करता नहीं और दूसरों को भी गुमराह कर रहा है। इसीलिए अप्पा पाटिल इस गांव के अब पाटिल नहीं रहे और तेरा परिवार भी अब सम्मानित परिवार नहीं रह गया है। तात्या मत करो, छोड़िए। पाटिल जी, तुम्हारा संदेह दूर हो चुका है। ये केवल एक हादसा था। तुम जा सकते हो। अभी तक क्यों नहीं आए वो लोग? कुछ गलत तो नहीं हुआ ना साई? पुलिस छोड़ देगी ना तात्या को? बाइजा, धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।